हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका घटना चक्र की क्लास में। और आज इस क्लास में हम हिस्ट्री का पोर्शन जो है कंप्लीट करेंगे, जिसमें कि मुगल वंश बाबर से रिलेटिव होगा। तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को शेयर कीजिए। मुगल शासक वास्तव में तुर्कों की चगताई नामक शाखा के थे और इस शाखा का नाम प्रसिद्ध मंगोल नेता चंगेज खां के द्वितीय पुत्र के नाम पर पड़ा, जिसके अधिकार में मध्य एशिया तथा तुर्कों का देश तुर्किस्तान था। बाबर का पूरा नाम जो था वो जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। इसका जन्म जो है 14 फरवरी 1483 ईस्वी को फरगना में हुआ था और उमर शेख मिर्जा तथा कुतलुक निगार खान के खानम के घर पे इसका जन्म हुआ था। पिता की मृत्यु के बाद लगभग 11 वर्ष की अल्पायु में जून 1494 में बाबर जो था वो फरगना के सिंहासन पर बैठा। शैबानी खान ने 1501 में सर ए पुल के युद्ध में बाबर को पराजित कर मध्य एशिया से खदेड़ दिया। इस युद्ध में उज्बेकों की युद्ध नीति तुगलनमा पद्धति का जो है प्रयोग शैबानी खान ने किया था। और 1504 ईस्वी में काबुल विजय एवं 1506 ईस्वी से 1507 ईस्वी में बाबर ने अपने पूर्वजों द्वारा धारण की गई उपाधि मिर्जा को त्याग कर नई उपाधि पातशाह को धारण किया। तो पातशाह की उपाधि धारण करने वाला मुगल शासक जो था वो बाबर था। आइए देख लेते हैं एमसीक्यू। बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वालों में से एक आलम खान था। तो ये था ऑप्शन ए। इब्राहिम लोदी के संबंधी थे तथा वह दिल्ली के राज सिंहासन के दरबार में दावेदार थे। मध्यकालीन भारत के मुगल शासक वस्तुतः थे तो मुगल शासक जो थे वो चगताई तुर्क थे, चगताई तुर्क से रिलेटिव थे। मुगल शासक वास्तव में तुर्कों की चगताई नामक शाखा के थे और इस शाखा का नाम प्रसिद्ध मंगोल नेता चंगेज खां के द्वितीय पुत्र के नाम पर पड़ा, जिसके अधिकार में मध्य एशिया तथा तुर्कों के देश तुर्किस्तान थे। इनमें से किसने जो है बाबर को सर ए पुल के युद्ध में पराजित किया था? तो बाबर को जो है शैबानी खान ने सर ए पुल के युद्ध में पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने भारत में ऑटोमन युद्ध पद्धति को जो अपनाया था? तो ऑटोमन युद्ध पद्धति को अपनाया था बाबर ने। झारखंड पीसीएस मेंस 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था। मुगल शासक बाबर ने भारत में ऑटोमन युद्ध पद्धति को पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 में अपनाया था। तो ऑटोमन की जो पद्धति थी उसको पहली बार बाबर ने पानीपत के युद्ध में 1526 में अपनाया था और इस युद्ध में बाबर की सफलता का मुख्य कारण उसका विशाल तोपखाना था, जिसका नेतृत्व उस्ताद अली कुली व वंद कुचियों ने जो है नेतृत्व मुस्तफा ने किया था। पानीपत का प्रथम युद्ध जो किसके मध्य हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध जो था बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को बाबर तथा इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ। बाबर के पास विशिष्ट सुविधाएं थी, उसके तोपखाने ने इस युद्ध में आश्चर्यजनक कार्य किया। इब्राहिम लोदी की सेना संख्या में अधिक होते हुए भी पराजित हुई। इब्राहिम लोदी रण क्षेत्र में मारा गया, फलस्वरूप दिल्ली और आगरा पर बाबर का अधिकार हो गया। 27 अप्रैल 1526 को बाबर ने अपने आप को जो है पातशाह घोषित कर भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डाली। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? तो इसकी मुख्य कारण था उसकी सैन्य कुशलता। पानीपत का पहली लड़ाई जो थी 21 अप्रैल 1526 को बाबर व इब्राहिम लोदी के बीच हुई, जिसमें अपनी सैन्य कुशलता के बल पर बाबर ने विजय प्राप्त की। बाबर की सैन्य संख्या लोदी सेना से कम थी, फिर भी उसकी कुशल सैन्य नीति के चलते विजयश्री ने उसका विवरण किया। इब्राहिम लोदी स्वयं एक अनुभव शून्य व्यक्ति था। बाबर लिखता है कि वह अनुभवहीन व्यक्ति था जो अपनी गतिविधियों में बड़ी असावधानी रखता था। वह बिना किसी व्यवस्था के आगे बढ़ता, रुकता तथा बिना किसी दूरदर्शिता के संघर्ष में लीन हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर की इब्राहिम लोदी पर विजय का कारण था? तो इसकी विजय का कारण था कुशल सेना नायक। यूपीपीसीएस प्री एग्जाम 1990 में पूछा गया क्वेश्चन था। बाबर की इब्राहिम लोदी पर विजय का कारण कुशल सेना नायक तो था। निम्नलिखित में से किस युद्ध में एक पक्ष द्वारा प्रथम बार तोपों का प्रयोग किया गया था? तो ये किया गया था पानीपत के प्रथम युद्ध में। पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने किसको हराया था? तो बाबर ने इसको इब्राहिम लोदी को पहली लड़ाई में हराया था। किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की जो लड़ाई में पराजित किया था? तो ये किया था 1526 में। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन डी चंदेरी का युद्ध जो था 1530 ईस्वी में, ये सही सुमेलित नहीं है। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। खानवा का युद्ध 1527 में बाबर और राणा सांगा के बीच। घाघरा का युद्ध 1526 में बाबर और अफगान शासकों के बीच, जबकि चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी में बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ था। यानी कि बाबर आया, खाना खाया और चाय पी, फिर घर गया। तो ये कोई ट्रिक है इसको याद करने की। निम्नलिखित में सर विचार कीजिए, बाबर के जो है भारत में आने के फलस्वरूप क्या थे? तो फर्स्ट है उपमहाद्वीप में बारूद के उपयोग की शुरुआत हुई।
इस क्षेत्र की स्थापत्य कला में मेहराब और गुम्बद बनाने की शुरुआत हुई और इस क्षेत्र में तैमूरी या तुमिरिद राजवंश स्थापित हुआ। निम्नलिखित में दिए गए कुट का प्रयोग, सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर है केवल 3, ऑप्शन बी सही है, केवल 3। इस क्षेत्र में जो तमूरी या तमूरिद राजवंश स्थापित हुआ। आईएएस प्री 2015 में पूछा गया क्वेश्चन था। डेफिनेशन इसकी देख लेते हैं। बारूद का प्रवेश भारत में चीन से हुआ और 13वीं सदी के मध्य से किलों की दीवारें गिराने में इसका प्रयोग हो रहा था। हालांकि भारत में जो है तोप और बंदूक का प्रयोग करने का श्रेय बाबर को दिया जाता है। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर की धमनियों में एशिया के 2 वीर जातियों का रक्त प्रवाहित था। माता की ओर से वह चंगेज खां मंगोल का वंशज था और पिता की ओर से तैमूर का वंशज था। अतः बाबर के सत्तारूढ़ होते ही इस क्षेत्र में तैमूरी राजवंश स्थापित हुआ। तैमूर प्रभु सत्ता के दैवी अंश के साथ ही संप्रभु के अविभाज्य सत्ताधारी में विश्वास करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युद्धों में से किस एक में बाबर ने जिहाद की घोषणा की थी? तो खानवा के युद्ध में बाबर ने जिहाद की घोषणा की थी। यूपीपीसीएस मेंस 2009 में पूछा गया क्वेश्चन था। बाबर ने खानवा के युद्ध में जिहाद की घोषणा की थी। खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। इस युद्ध में राणा सांगा पराजित हुआ और इस युद्ध में विजयश्री मिलने के उपरांत बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की और कुछ दिनों के अनुसार बाबर ने चंदेरी के युद्ध में भी जिहाद घोषित किया था। क्वेश्चन नंबर 14, राणा सांगा ने निम्नलिखित युद्धों में से किसमें बाबर के विरुद्ध लड़ाई लड़ी की थी? तो बाबर ने जो है लड़ाई की थी खानवा का युद्ध, ऑप्शन बी। मेवाड़ के जिस राजा को 1527 में खानवा के युद्ध में बाबर ने हराया था वह कौन था? खानवा के युद्ध में बाबर ने जो है राणा सांगा को हराया था। खानवा के युद्ध में कौन पराजित हुआ था? राणा सांगा पराजित हुआ था खानवा के युद्ध में। उत्तराखंड पीसीएस प्री 2010 में पूछा गया क्वेश्चन था। बाबर के मुगल शासक बनने पर जहीरुद्दीन मोहम्मद ने नाम रखा था बाबर। बाबर का पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। इसका जन्म 14 फरवरी 1483 को फरगना में उमेर शेख मिर्जा व कुतुलुक निगार खानम के घर हुआ था। पिता की मृत्यु के बाद लगभग 11 वर्ष की अल्पायु में जून 1494 में वह फरगना के सिंहासन पर बैठा। पानीपत के प्रथम युद्ध में विजय के पश्चात 27 अप्रैल 1526 को बाबर ने अपने को बादशाह की घोषित कर इसके जो करके भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डाली। बाबर ने सर्वप्रथम बादशाह की पदवी धारण की थी, तो ये धारण की थी काबुल में। बाबर के साम्राज्य में सम्मिलित थे। बाबर के साम्राज्य में जो थे, ऑप्शन सी, काबुल का क्षेत्र, पंजाब का क्षेत्र और आधुनिक उत्तर प्रदेश का क्षेत्र बाबर के जो है साम्राज्य में सम्मिलित था। वह मुगल सम्राट जिसके जीवन से धैर्य व संकल्प से सफलता की शिक्षा मिलती है वह है ऑप्शन ए, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। बाबर ने अपने बाबरनामा में किस हिंदू राज्य का उल्लेख किया है? तो ये किया है मेवाड़ का। तुजु के बाबरी किस भाषा में लिखी गई थी? तुजु के बाबरी जो थी वो तुर्की भाषा में लिखी गई थी। अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? ये करवाया था मीर वाकी ने। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, इनमें से कथन ए और 2 कारण आर कहा गया है। कथन ए, बाबर ने बाबरनामा तुर्की में लिखा। कारण आर, तुर्की मुगल दरबार की राजभाषा थी। कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन सी इसमें सही है। ए सही है परंतु आर गलत है। मुगल साम्राज्य की आधारशिला रखने वाले जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने अपने जीवन संबंधी घटनाओं का एक ग्रंथ में स्वयं ही लिखा। इसे तुजु के बाबरी या बाबरनामा कहते हैं। यह किताब तुर्की भाषा में लिखी गई थी, किंतु तुर्की मुगल दरबार की राजभाषा नहीं थी, अपितु यह सम्मान फारसी को प्राप्त है। अतः कथन ए सही है किंतु कारण आर गलत है। तो मुगलों की राज्य की भाषा जो थी वो फारसी भाषा थी, न कि अरबी और न ही तुर्की। ऐसी मान्यता है कि मुगल बादशाह बाबर ने सेनानायक मीर बाकी ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया था। सेकंड, हुमायूं और शेर शाह। हुमायूं कामरान आस्करी एवं हिंदाल बाबर के पुत्र थे। हुमायूं बाबर का ज्येष्ठ पुत्र था। हुमायूं 1508 ईस्वी में काबुल में पैदा हुआ था। उसकी मां माहम बेगम सिया संप्रदाय से संबंधित थी। कामरान और अस्करी की मां गुलरूख बेगम तथा हिंदाल की मां दिलदार बेगम थी। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर जो है प्रथम बार आक्रमण 1532 ईस्वी में किया और इस किले को उसने 4 महीने तक घेरे रखा, जिसके बाद शेर खां ने हुमायूं की अधीनता स्वीकार कर ली। इसके अतिरिक्त 1531 में उसने कलिंजर पर आक्रमण किया और 1532 ईस्वी में रायसीन के महत्वपूर्ण किले को जीत लिया। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का क्रम इस प्रकार है: देवरा का युद्ध, फिर चौसा का युद्ध, फिर कन्नौज का युद्ध, फिर सरहिंद का युद्ध। 1532 में उसने जो है गोदावरी के तट पर स्थित दोराहा या देवरा नामक स्थान पर अफगान विद्रोहियों को परास्त किया।
ये क्वेश्चन जो है सुमेलित करने वाले कथन में पूछ लिया जाता है डायरेक्ट सीक्वेंस में लगाने के लिए। तो सबसे पहले देवरा, चौसा, कन्नौज, फिर सरहिंद। 26 जून 1539 को चौसा के युद्ध में हुमायूं को जो है शेरशाह से पराजित होना पड़ा और इस युद्ध में निजाम नामक भिश्ती ने हुमायूं की जान बचाई थी। हुमायूं के विरुद्ध चौसा की इस विजय से जो है शेरखां या शेरशाह की शक्ति एवं प्रतिष्ठा दोनों में वृद्धि हुई। उसने शेरशाह की पदवी धारण कर अपने नाम का खुतबा पढ़वाया तथा सिक्के पर भी अंकित करवाया। 17 मई 1540 को कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध में भी हुमायूं को शेरशाह से पराजित होना पड़ा और विवश होकर एक निर्वासित की भांति इधर उधर भटकना पड़ा। 22 जून 1555 ईस्वी को सरहिंद के युद्ध की विजय ने हुमायूं को एक बार पुनः उसका खोया राज्य वापस दिला दिया। फरीद, जो बाद में शेरशाह सूरी बना, ने अपनी शिक्षा जौनपुर से प्राप्त की थी और 1494 ईस्वी में फरीद ने घर छोड़ दिया और विद्या अध्ययन के लिए जौनपुर चला गया, जो पूर्व के सिराज के नाम से प्रसिद्ध था। आइए इसके एमसीक्यू यहाँ पे लगा लेते हैं। निम्न नामों में से उसे चिन्हित करिए जो हुमायूं के भाइयों में से किसी का नाम नहीं था। तो वो था ऑप्शन बी, उस्मान। कामरान अस्करी व हिंदाल बाबर के पुत्र तथा हुमायूं के भाई थे। हुमायूं बाबर का ज्येष्ठ पुत्र था। हुमायूं 1508 ईस्वी में काबुल में पैदा हुआ था और उसकी मां माहम बेगम सिया संप्रदाय से संबंधित थी। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार सही क्रम अंकित करें और युद्ध स्थलों के नाम नीचे अंकित हैं। सबसे पहले जो हुआ था वो देवरा का युद्ध हुआ, फिर चौसा का युद्ध हुआ, फिर कन्नौज का, फिर सरहिंद का। सबसे लास्ट में सरहिंद का होता है, सबसे पहले देवरा का होता है, फिर चौसा का होता है और तीसरे नंबर पे कन्नौज का युद्ध होता है। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 युद्धों का क्रम इस प्रकार है। देवरा का युद्ध 1532 ईस्वी में हुआ, चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में हुआ, कन्नौज का युद्ध 1540 में होता है, सरहिंद का युद्ध 1555 में होता है। निम्नलिखित में से किन 2 शासकों के मध्य 17 मई 1540 ईस्वी में कन्नौज के पास युद्ध हुआ था? तो ये युद्ध हुआ था शेरशाह एवं हुमायूं का। फरीद, जो बाद में शेरशाह सूरी बना, ने कहां से शिक्षा प्राप्त की थी? तो इसने शिक्षा जो प्राप्त की थी वो प्राप्त की थी जौनपुर से। निम्नलिखित मध्ययुगीन शासकों में से कौन एक उच्च शिक्षित था? तो शिक्षित जो था वो शेरशाह था। शेरशाह उच्च शिक्षित था। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? तो ये था शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी ने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई तथा बाद में शेरशाह सूरी की। शेरशाह सूरी द्वारा किए गए सुधारों में सम्मिलित थे। तो ऑप्शन डी सभी उपयुक्त सुधार सही है। राजस्व सुधार, प्रशासनिक सुधार, सैनिक सुधार, करेंसी प्रणाली में सुधार। दिल्ली सल्तनत के पथराव के उपरांत किस शासक द्वारा स्वर्ण मुद्रा का सर्वप्रथम प्रचलन किया गया था? तो ये किया गया था हुमायूं के द्वारा। दिल्ली सल्तनत के पथराव के उपरांत हुमायूं द्वारा सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया गया था। हुमायूं के बाद शेरशाह द्वारा भी स्वर्ण मुद्रा जारी करने का जो उल्लेख प्राप्त होता है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने अपने उत्तर पत्रक में विकल्प ए को सही माना है, जो गलत उत्तर है। ओके, हुमायूं ने जो है चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया था? तो यह आक्रमण किया था 1532 ईस्वी में। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण 1532 में किया। वहीं सतीश चंद्र के अनुसार हुमायूं ने चुनार के दुर्ग पर प्रथम बार अगस्त-सितंबर जो है 1531 में आक्रमण किया था। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो ऑप्शन बी सही है। सबसे पहले जो हुआ था वो फर्स्ट ऑप्शन दोरहा का युद्ध हुआ, उसके बाद फोर्थ चौसा का युद्ध हुआ, फिर कन्नौज का युद्ध हुआ और फिर सामूगढ़ का युद्ध हुआ। यूपीआरओ एआरओ मेंस 2017 में पूछा गया क्वेश्चन था। दोरहा का युद्ध 1531 या 1532 में हुआ, चौसा का युद्ध 1539 में, कन्नौज का 1540 में, शामूगढ़ का युद्ध 1558 में हुआ था। निम्नलिखित में से किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था? तो ये करवाया था हाजी बेगम ने। हाजी बेगम ने अपने पति हुमायूं के मकबरे का निर्माण दिल्ली या दीन पनाह में 1560 के दशक में करवाया था। इस मकबरे का नक्शा जो था मीरक मिर्जा गियास ईरानी वास्तुकार ने तैयार किया था। श्वेत संगमरमर से बना यह भारत का प्रथम दोहरा गुम्बद वाला मकबरा है और इस मकबरे की परिधि एक बाग की रचना हुई है। चांदी का सिक्का किसने शुरू किया था? चांदी का सिक्का जो था वो शेरशाह ने शुरू किया था। शेरशाह के अंतर्गत तांबे के दाम और चांदी के रुपया की विनिमय दर क्या थी? तो ये विनिमय दर जो थी वो 64:1 में थी। शेरशाह की मुद्रा व्यवस्था अत्यंत विकसित थी और इसने शुद्ध चांदी का रुपया 178 ग्रैन तथा तांबे का दाम 380 ग्रैन चलाया। रुपया और दाम की विनिमय दर 1:64 थी।
शुद्ध चांदी का रुपया का आविष्कार किसने किया था? शुद्ध चांदी के रुपया का आविष्कार शेरशाह ने किया था। इसका मकबरा जो है कहाँ पे है? सासाराम में। शेरशाह का शासनकाल भारतीय मुद्राओं के इतिहास में एक परीक्षण का काल था। उसके मुद्रा सुधार के बारे में इतिहासकार स्मिथ ने लिखा है कि यह रुपया वर्तमान ब्रिटिश मुद्रा प्रणाली का आधार है। शेरशाह ने पुराने घिसे पिटे सिक्कों के स्थान पर शुद्ध सोने, चांदी एवं तांबे के सिक्कों का प्रचलन किया था। शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई थी, तो शेरशाह सूरी की मृत्यु जो हुई थी वो कलिंजर में हुई थी। शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान निम्नलिखित में से किस राज्य के विरुद्ध था? तो कलिंजर के विरुद्ध था, जहां उसकी मृत्यु हो गई। मात्र एक मुट्ठी भर बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया है, और इस कथन को आप किस मध्यकालीन शासक से समाप्त करेंगे? तो ये था शेरशाह। दिल्ली में पुराना किला के भवनों का निर्माण किया था, तो ये किया था शेरशाह ने। शेरशाह ने दिल्ली के पुराने किलों का भवनों का निर्माण करवाया था। शेरशाह सूरी मारवाड़ के युद्ध में राजपूतों के शौर्य पराक्रम से इतना प्रभावित हुआ था कि उसके मुख से उक्त वाक्य फूट पड़ा। शेरशाह का मकबरा कहाँ है? तो शेरशाह का मकबरा जो है सासाराम में है। और दिल्ली के पुराना किला के वर्तमान स्वरूप का निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया था? तो ये करवाया था शेरशाह सूरी ने। शेरशाह को दफनाया गया था, शेरशाह को जो है सासाराम में दफनाया गया था, जहां इसका मकबरा बना हुआ है, जो रोहतास जनपद बिहार में स्थित है। कृषकों की सहायता के लिए किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा व कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी? तो ये शेरशाह ने प्रारंभ की थी। निम्नलिखित में से किस स्मारक का निर्माण शेरशाह ने करवाया था? तो इस दिल्ली की किला कोहना मस्जिद का निर्माण जो है शेरशाह ने करवाया था। शेरशाह का उत्तराधिकारी कौन था? शेरशाह का उत्तराधिकारी इस्लाम शाह था। और इन शासकों में से किसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 200 या 250 एवं 50 की इकाइयों में डिवाइड किया था? ये किया था उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक, तो इसमें से एक से अधिक है। इस्लाम शाह शेरशाह का पुत्र था। इस्लाम शाह ने पूरे भारत में लगभग 8 वर्षों तक शासन किया, और उसकी मृत्यु 1553 ईस्वी में हुई। और इस्लाम शाह ने ही अपनी सैन्य टुकड़ियों को 50, 200, 250 और 500 की इकाइयों में डिवाइड किया था। सिकंदर शाह ने अपने शासनकाल में इस्लाम शाह की सैन्य व्यवस्था को लागू रखा था। तो जो है एक से अधिक आंसर इसमें सही है। अकबर के बारे में, अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को अमरकोट के राजा वीरशाल के महल में हुआ था। इंपोर्टेंट फैक्ट है। उसके बाद 14 फरवरी 1556 को पंजाब में गुरदासपुर जिले के निकट कालानौर नामक स्थान पर उसे बादशाह घोषित किया गया। इस समय उसकी आयु 14 वर्ष से कम थी। शाह अब्दुल माली ने अकबर के राज्याभिषेक में सम्मिलित होने से इनकार कर दिया था। हुमायूं इसे फर्जंद पुत्र पुकारता था, और बैरम खां अकबर का संरक्षक था। एमसीक्यू, निम्नलिखित में से किस स्थान पर अकबर को हुमायूं की मृत्यु की सूचना मिलने पर राजगद्दी पर बैठाया गया था? तो ये बैठाया गया था कालानौर में। कालानौर वर्तमान पंजाब में है। हल्दी घाटी के युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो राणा प्रताप को अपने अधीन लाना इसका मुख्य उद्देश्य था। हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ था। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? तो इसमें सेनापति जो थे वो हकीम खान थे। हकीम खान। अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के किस ग्रह से स्थापित किए थे? तो ये स्थापित किए थे कछवाओं से। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के अलावा राजपूत सेना का सेनापति कौन था? तो ये सेनापति था हकीम सूर। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की राजपूत सेना का सेनापति कौन था? हकीम खान सूर था। निम्नलिखित में से किस परिवार ने सर्वप्रथम अकबर के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए? तो ये किए थे कछवाहों ने। किस चिश्ती संत के दरगाह पर अकबर दर्शन हेतु अधिक जाता था? तो ये जाता था मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर। दिए गए चित्र या मानचित्र में छायांकित भाग एक कालावधि विशेष में अकबर के साम्राज्य को दर्शाता है। ए स्वतंत्र देश का परिचायक है। बी एक नगर की स्थिति दिखाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पूरी सही जानकारी देता है? तो सही जानकारी जो देता है वो है ऑप्शन डी। 1605 में अकबर का साम्राज्य जो था वो था गोंडवाना और लाहौर। अकबर के साथ युद्ध करने वाली दुर्गावती डैश कहाँ की रानी थी? तो ये रानी थी मांडला की। निम्नलिखित में से किसे अकबर ने स्वयं मारा था? तो आदम खां जो था उसको अकबर ने स्वयं मारा था अपने हाथों से।
महाम अनगा के पुत्र आदम खां को 1562 ईस्वी में अकबर ने स्वयं मारा था, क्योंकि उसने अकबर के प्रधानमंत्री अतका खां की हत्या कर दी थी। राजपूताना के निम्न राज्यों में से किस एक ने अकबर की संप्रभुता स्वयं स्वीकार नहीं की थी? तो ऑप्शन बी मेवाड़। अबुल फजल की मृत्यु इनमें से किसके कारण हुई थी? तो ऑप्शन ए शहजादा सलीम के कारण अजब अबुल फजल की मृत्यु हुई थी। किस राजपूत शासक ने मुगलों के विरुद्ध निरंतर स्वतंत्रता का संघर्ष जारी रखा और समर्पण नहीं किया था? तो ये ऑप्शन मारवाड़ बी सही है, मारवाड़ के रावचंद्र सेन ने। निम्न तथ्यों में से कौन सा तथ्य ऐसा है जो अकबर को राष्ट्रीय सम्राट सिद्ध करने में सहायक नहीं है? तो यह ऑप्शन ए, अकबर ने इस्लाम धर्म को त्याग दिया था। अकबर की लोकप्रियता के कारण थे मनसबदारी प्रथा, धार्मिक नीति, भू राजस्व व्यवस्था, सामाजिक सुधार। ऑप्शन ए डी ABCD चारों ही विकल्प सही हैं। निम्नलिखित में से किसने यह आज्ञा दी थी कि आदमी को एक ही स्त्री से विवाह करना चाहिए और वह तभी दूसरा विवाह कर सकता है जब उसकी पहली पत्नी बद्या हो? तो ये कहा था अकबर ने। ऑप्शन सी सही है। निम्न में से किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था? तो ये अकबर ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया था। अकबर ने लड़कों और लड़कियों के विवाह की आयु निर्धारित करने का प्रयास किया था। अकबर ने लड़कियों को अभिभावकों के दबाव से अलग स्वयं की इच्छा से विवाह करने की स्वतंत्रता दी थी। तो ये इसमें ऑप्शन एक और तो दोनों सही है। यूपीपीसीएस प्री एग्जाम 2020 में पूछा गया क्वेश्चन था। निम्नलिखित बादशाहों में से किसको एक प्रबुद्ध निरंकुश कहा जा सकता है? तो अकबर को। अकबर का शासन जाना जाता है ऑप्शन बी 1, 2 और 3 के लिए। 1 क्षेत्रों को जीतने के लिए, 2 अपनी प्रशासनिक व्यवस्था के लिए और 3 जो है न्यायिक प्रशासन के लिए। मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी? तो यह लागू की गई थी स्वच्छ प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए। अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख था। तो सैनिक विभाग का जो प्रमुख था वो था मीर बख्शी। अकबर द्वारा दीवान का पूर्ण रूपेण दर्जा दिया जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? यह था मुजफ्फर खां तुर्बती। अकबर कालीन सैन्य व्यवस्था आधारित थी। अकबर कालीन सैन्य व्यवस्था जो थी मनसबदारी व्यवस्था पर आधारित थी। और अकबर ने जिस मनसबदारी प्रणाली को लागू किया वह किस देश में प्रचलित प्रणाली से उधार ली गई थी? तो ये उधार ली गई थी ऑप्शन सी मंगोलिया से। अकबर के काल में हर 10 घुड़सवार सैनिकों के लिए मनसबदारों को 20 घोड़ों का रख रखाव करना पड़ता था। घोड़ों को यात्रा में आराम देना होता था और युद्ध के समय उनको बदलना आवश्यक होता था। तो ऑप्शन ए सही है। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। इनमें से किस कर को बंदोबस्त व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है? तो ऑप्शन डी, ऑप्शन बी इसमें सही है। दहसाला व्यवस्था को, अकबरकालीन भू राजस्व व्यवस्था की दहसाला पद्धति को बंदोबस्त व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है। टोडरमल संबंधित थे। टोडरमल जो संबंधित थे वो मालगुजारी सुधारों से संबंधित थे। अकबर द्वारा भू राजस्व व्यवस्था के पुनर्निर्धारण हेतु 1570 से 71 में जो है मुजफ्फर खां तुर्बती और राजा टोडरमल के जो अर्थमंत्री के पद पर नियुक्त किया गया था। राजा टोडरमल ने अलग अलग फसलों पर नगद के रूप में वसूल की जाने वाली लगान राशि का 1571 से 1580 के मध्य लगभग 10 वर्ष का औसत निकालकर उस औसत का 1/3 भू राजस्व के रूप में निश्चित किया था। जाप्ती प्रणाली किसकी उपज थी? जाप्ती प्रणाली जो थी वो अकबर की उपज थी, अकबर की एक उपज थी। टोडरमल ने किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की थी? तो भू राजस्व के क्षेत्र में इसने जो है ख्याति अर्जित की थी। मुगल सम्राट अकबर से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन फर्स्ट है तानसेन रामवली पांडे को मुगल सम्राट अकबर द्वारा प्रदान की गई पदवी थी। और कथन सेकंड कहता है अकबर का विवाह राजा मानसिंह की बहन के साथ हुआ था। कथन थर्ड कहता है अकबर फजल आईने अकबरी के लेखक थे। तो इसमें जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, केवल 3 सही है। अकबुल फजल आईने अकबरी का लेखक था, ये तीसरा कथन सही है। तानसेन का मूल नाम रामतनु पांडे था। उन्हें तानसेन नाम उपाधि ग्वालियर या रीवा के राजा ने दी थी। अकबर ने तानसेन को मियाँ की उपाधि दी थी। राजा मानसिंह की बहन मानबाई शाह बेगम का विवाह सलीम जहांगीर से हुआ था, न कि अकबर से। आईने अकबरी के लेखक अबुल फजल थे। राजा टोडरमल दीवान वित्त मंत्री थे, न कि सेनापति। अतः विकल्प थर्ड जो है वो सही है। दीन इलाही का प्रचार किस शासक ने किया था? दीन इलाही का प्रचार जो था वो अकबर ने किया था। दीन इलाही किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? दीन इलाही जो था वो अकबर के द्वारा प्रारंभ किया गया था, जिसका पहला सदस्य कौन था? महेश दास यानी कि महेश चंद्र और बीरबल जो था। भू राजस्व प्रशासन के क्षेत्र में शेरशाह एवं अकबर के मध्य निम्नलिखित में से कौन सा न्यायतंत्र
की जो कड़ी थी तो ये थी टोडरमल। किस इतिहासकार ने दीन इलाही को एक धर्म कहा? तो ये इनमें से कोई नहीं। अकबर द्वारा प्रवर्तित दीन इलाही कोई धर्म नहीं था, अपितु एक सूफी मत था जिसके नियम सर्व धर्म समन्वय पर आधारित थे। जहांगीर के समकालीन मोहसिन फानी ने अपनी रचना दबिस्तान ए मजाहिब में पहली बार दीन इलाही का एक स्वतंत्र धर्म के रूप में उल्लेख किया था। अकबर काल में भू राजस्व व्यवस्था की एक प्रसिद्ध नीति आईने 10 साला पद्धति किसके द्वारा निर्मित की गई थी? तो ये की गई थी टोडरमल के द्वारा। अकबर ने दीन इलाही जो है किस वर्ष प्रारंभ की थी? तो ऑप्शन डी 1582 में। इबादत खाने का निर्माण किसने करवाया था? तो अकबर ने करवाया था। कौन सा स्मारक फतेहपुर सीकरी में नहीं है? तो ऑप्शन डी अकबरी महल जो फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है। दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का एक उदाहरण है? तो ऑप्शन सी हुमायूं का मकबरा। फतेहपुर सीकरी का इबादत खाना क्या था? फतेहपुर सीकरी का जो इबादत खाना था वो ऑप्शन सी वह भवन जिसमें विभिन्न धर्मों के विद्वानों के साथ अकबर चर्चा करता था। ये ऑप्शन सही है इसमें। सुलह कुल का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो ऑप्शन बी अकबर के द्वारा इसको प्रतिपादित किया गया था। निम्नलिखित इमारतों में से कौन सी इमारत सारे फतेहपुर कड़ी कही जाती थी? तो ऑप्शन सी जामा मस्जिद। अकबर द्वारा अपनाई गई सुलह कुल यानी कि सार्वभौमिक शांति तथा भाईचारा की अवधारणा निम्नांकित में से किस पर आधारित थी? तो ऑप्शन डी उपयुक्त सभी पर आधारित थी। निम्न में से किसका निर्माण अकबर ने करवाया था? तो ऑप्शन ए बुलंद दरवाजे का निर्माण अकबर ने करवाया था। निम्न में से किस मुगल सम्राट ने शिक्षा संबंधी सुधार किए थे? तो ऑप्शन डी अकबर ने जो है शिक्षा संबंधी सुधार किए थे। किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी हुआ था? तो ये हुआ था अकबर के द्वारा। 1580 में जौनपुर के एक धर्मगुरु या काजी मुल्ला मोहम्मद यजदी ने जो सभी मुस्लिमों को अकबर के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए फतवा जारी किया था। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए अकबर ने 1602 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा बनवाया था। कारण आर यह निर्माण अकबर ने अपने पुत्र जहांगीर के जन्म की खुशी में बनवाया था। तो ऑप्शन जो है सी सही है, ए सही है, लेकिन आर जो है गलत है। अकबर ने सीकरी का निर्माण 1568 से 69 में आरंभ करवाया था तथा बाद में गुजरात विजय 1572 से 73 के पश्चात इस नगरी को फतेहपुर सीकरी कहा जाने लगा। एक वर्ग के इतिहासकारों का मत है कि गुजरात विजय के उपलक्ष्य में सम्राट अकबर ने सीकरी के बुलंद दरवाजे का जो है निर्माण विजय स्तंभ के रूप में करवाया था, जबकि पर्सी ब्राउन ने इसका निर्माण दक्षिण विजय 1601 में उपलक्ष्य में बताया है। अकबर द्वारा बनवाई गई श्रेष्ठतम इमारतें पाई जाती हैं, तो ये इमारतें जो पाई जाती हैं फतेहपुर सीकरी में। अकबर द्वारा बनवाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? तो ये ऑप्शन ए पंचमहल का जो है नक्शा बौद्ध विहार की तरह है। निम्न में से किसे या किस किले को निर्माण जो है अकबर के राज्यकाल में नहीं कराया गया था? तो ऑप्शन ए दिल्ली के लाल किले का। फतेहपुर सीकरी में बादशाह अकबर ने निर्मित करवाया था, तो इसने जो है पंचमहल निर्मित करवाया था। जहांगीर महल स्थित है, जहांगीर महल जो है वो लाहौर में स्थित है। ऑप्शन जहांगीर महल जो है जहांगीर महल आगरा में है, लेकिन जहांगीर का मकबरा लाहौर में है। इसमें जो है बाबर जो है इसका मकबरा काबुल में है, अकबर का सिकंदरा में, जहांगीर का लाहौर में, शाहजहां का आगरा में है। अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? अकबर का मकबरा जो है वो सिकंदरा आगरा में स्थित है। 16वीं शताब्दी में संपन्न महाभारत का फारसी अनुवाद कहलाता है, तो ये कहलाता है रज्मनामा। बाबर काबुल से और हुमायूं दिल्ली से, अकबर सिकंदरा, जहांगीर लाहौर में इसके मकबरे हैं सभी के। रज्मनामा किस हिंदू ग्रंथ का फारसी अनुवाद है? तो यह है महाभारत का। अकबर के काल में महाभारत का फारसी अनुवाद किसके निर्देशन में हुआ था? ये हुआ था फैजी के निर्देश में। ऑप्शन डी फैजी। अकबर की इच्छा अनुसार किसने रामायण का फारसी में अनुवाद किया था? तो ये किया था अबुल कादिर बदायूनी ने। अब्दुल कादिर बदायूनी ने जो है रामायण का फारसी में अनुवाद किया था। निम्नलिखित में से किसने महाभारत का फारसी में अनुवाद किया था? तो ये किया था अब्दुल कादिर बदायूनी ने। निम्नलिखित में से किसने रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किया था? तो ऑप्शन डी अब्दुल कादिर बदायूनी। एक ही क्वेश्चन को कई बार कई आयोग ने पूछा रिपीट करके बात। सम्राट अकबर द्वारा निम्न में से किसको जरी कलम की उपाधि प्रदान की गई थी? तो जरी कलम की उपाधि जो थी वो मोहम्मद हुसैन को प्रदान की गई थी। अकबर के दरबार के प्रसिद्ध ग्रंथकर्ताओं में जिनकी एक सूची आईने अकबरी में मिलती है, सबसे प्रमुख कश्मीरी का जो मोहम्मद हुसैन था उसे अकबर ने जरी कलम की उपाधि प्रदान की। इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम का समकालीन भारतीय राजा कौन था? वो था अकबर।
जैन साधु जो अकबर के दरबार में कुछ वर्ष रहा और जिसे जो है जगत गुरु की उपाधि से सम्मानित किया गया था, वह कौन था? वह था हरविजय सूरी। भारत में किसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था? ये हुआ था अकबर के शासनकाल में। ऑप्शन बी सही है। वह प्रसिद्ध जैन आचार्य कौन थे जिनको अकबर ने बहुत सम्मानित किया था? वो थे हरविजय सूरी। जिस मध्यकालीन भारतीय लेखक ने अमेरिका की खोज का उल्लेख किया है वह कौन था? वह था अबुल फजल। मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? ये चित्रकार था दशवंत। अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज अधिकारी था तो राफेल फिंच। अकबर के शासनकाल की निम्नलिखित घटनाओं का कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले जो घटना हुई थी वो हुई थी 1 2 3 4, सही है सब। जजिया की समाप्ति, इबादत खाने का निर्माण, माजहर का हस्ताक्षर और दीन इलाही की स्थापना। अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया था तो 1576 में। जहांगीर के बारे में कुछ इंपोर्टेंट नोट्स। जहांगीर का जन्म जो हुआ था वो 30 अगस्त 1569 ईस्वी को हुआ था। 1569 में इसका पहला विवाह जो था वो अंबर जयपुर के राजा भगवान दास की पुत्री और राजा मान सिंह की बहन मानबाई से हुआ था। कब हुआ था? 1585 में। खुसरो मानबाई की संतान था और 1586 ईस्वी में सलीम का दूसरा विवाह हुआ था। उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई से हुआ था। शाहजादा खुर्रम इसी का पुत्र था। आगरा के किले में जो है 1605 ईस्वी में जहांगीर का राज्याभिषेक हुआ और उसने जो है नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी की उपाधि धारण की। जहांगीर ने अपने पक्ष के सरदारों को जो है उच्च पद प्रदान किए, जिनमें से एक अबुल फजल का हत्यारा राजा वीर सिंह बुंदेला भी था। अकबर की परंपरा को जो स्थापित रखते हुए जहांगीर ने अपना शासन उदारता से आरंभ किया और गद्दी पर बैठते ही उसने विभिन्न लोकहितकारी आदेश दिए। दोहस्पा और सिंहस्पा प्रथा जो थी वो जहांगीर ने चलाई थी और इसके अंतर्गत बिना जात पात बढ़ाए ही मनसबदारों को अधिक सेना रखनी पड़ती थी। दोहस्पा जिसमें कि मनसबदारों को अपने सवार पद के 2 गुने घोड़े रखने पड़ते थे। सिंहस्पा जिसमें मनसबदारों को अपने सवार पद के 3 गुने घोड़े रखने होते थे। 1615 में राणा अमर सिंह और मुगल बादशाह जहांगीर के मध्य चित्तौड़गढ़ की संधि हुई। इसमें राणा मुगल ने जो है बादशाह की अधीनता स्वीकार कर ली। बादशाह जहांगीर ने राणा को चित्तौड़ दुर्ग की किलाबंदी न करने की शर्त के साथ समेत समस्त भूभाग वापस कर दिया, जो कि अकबर के समय से मुगल आधिपत्य में था। जहांगीर से विवाह के बाद नूरजहां ने जो है जनता दल का निर्माण किया और इस गुट के प्रमुख सदस्य थे एतमादुल्ला मिर्जा गियाज बेग, नूरजहां का पिता, असमत बेगम, नूरजहां की मां, और आशफ खां, नूरजहां का भाई, एवं शाहजादा खुर्रम। बाद में शाहजहां। इस गुट का प्रभाव 1627 ईस्वी तक रहा। नूरजहां से प्रभावित जहांगीर के शासनकाल को 2 भागों में बांटा जा सकता है, 1611 से 22 में तथा 1622 से 27 में। प्रथम काल में खुर्रम नूरजहां गुट का सदस्य था, लेकिन दूसरे काल में खुर्रम इस गुट से अलग हो गया था। विलियम हॉकिंस 1608 से 1611 में जहांगीर के दरबार में भेजा जाने वाला ईस्ट इंडिया कंपनी का राजदूत तथा ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि के रूप में मुगल दरबार में उपस्थित होने वाला पहला अंग्रेज था। जहांगीर ने हॉकिंस को इंग्लिश खां की उपाधि देकर अर्मीनिया की एक स्त्री से उसका विवाह करा दिया। जहांगीर के दरबार में आने वाले दूसरे शिष्टमंडल का नेतृत्व करता सर थॉमस रो थे। सर थॉमस रो 1615 से 1619 ईस्वी ब्रिटेन के राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में 18 सितंबर 1615 को जो है सूरत पहुंचा था। आइए प्रश्न कोश देखते हैं। दोहस्पा तथा सिंहस्पा प्रथा किसने शुरू की थी? जहांगीर ने शुरू की थी। मुगलों व मेवाड़ के राणा के मध्य चित्तौड़ की संधि किस शासक के शासनकाल में हस्ताक्षरित हुई थी? तो ये हुई थी जहांगीर के शासनकाल में। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के दरबार में पहले निम्न में से किसे भेजा था? तो पहले भेजा था ऑप्शन सी हॉकिंस को। निम्नलिखित में से कौन जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत था? तो ये इसमें से कोई नहीं। भारत में इंग्लैंड का जो है कौन सा दूत जहांगीर के पीछे अजमेर से मांडू आया था? तो ये आया था थॉमस रो। निम्नलिखित अंग्रेजों में से किस जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? तो इसको हॉकिंस को इंग्लिश खान की उपाधि से सम्मानित किया था। जहांगीर ने थॉमस रो को कहाँ मिलने का अवसर दिया था? तो ये ऑप्शन बी अजमेर। मुगल सम्राट जहांगीर ने निम्न में से किसे इंग्लिश खां की उपाधि दी थी? तो ये दी थी विलियम हॉकिंस को। ब्रिटिश राजदूत के रूप में सर थॉमस रो भारत आया था शासनकाल में, तो यह था जहांगीर के शासनकाल में आया था। निम्नलिखित विदेशी यात्रियों को उनके भारत आने के कालानुक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो सही आंसर है ऑप्शन ए। सबसे पहले
जो था सबसे पहले इसमें से रॉक फिंच आया था, उसके बाद विलियम हॉकिंस, उसके बाद जो था निकोलस डाउन, उसके बाद सर थॉमस रो। इंग्लैंड के जेम्स प्रथम के राजदूत सर थॉमस रो किस वर्ष भारत आए थे? तो ऑप्शन बी 1615 में। निम्नलिखित में से किसका मकबरा भारत से बाहर स्थित है? तो ऑप्शन डी जहांगीर का मकबरा जो भारत से बाहर है, लाहौर में है। मुगल चित्रकला किसके राज्यकाल में अपनी पराकाष्ठा पर पहुंची? तो जहांगीर के राज्यकाल में पराकाष्ठा पर पहुंची थी। एक डच पर्यटक जिसने जहांगीर के शासनकाल का मूल्यवान विवरण दिया वह था फ्रांसिस्को पेलसर्ट। निम्न विदेशी यात्रियों में से किसने जहांगीर के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? ऑप्शन बी फ्रांसिस्को पेलसर्ट ने। मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर थी? तो ऑप्शन ए जहांगीर के नेतृत्व में। किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? तो ऑप्शन बी जहांगीर और बाबर, इन दोनों का मकबरा भारत में नहीं है। निम्नलिखित में चित्रकारों में से किसे जहांगीर ने नादिर उज जमा की पदवी दी थी? तो ऑप्शन ए अबुल हसन को। जहांगीर जो था वो कहाँ का दफन किया गया था? जहांगीर को जो है लाहौर में दफन किया गया था, यही इसका मकबरा है। जहांगीर कालीन निम्नलिखित में से किस एक चित्रकार को नादिर उस अश्र की उपाधि जो प्रदान की गई थी? तो ये प्रदान की गई थी ऑप्शन डी मंसूर को। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? मंसूर था। निम्नलिखित में से किसने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया था? तो ऑप्शन डी खुर्रम ने किया था, महाबत खान ने और खुसरो ने, तीनों ने ही किया था। खुसरो किस मुगल बादशाह का पुत्र था? जहांगीर का। निम्नलिखित मुगल बादशाहों में से किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी थी? ऑप्शन सी जहांगीर ने। अबुल फजल के हत्यारे को पुरस्कृत किया था? जहांगीर ने। निम्न में से कौन नूरजहां के गुट का सदस्य नहीं था? ऑप्शन ए जहांगीर। एतमादुद्दौला का मकबरा आगरा में जो है किसने करवाया था? तो ये करवाया था नूरजहां ने। पॉर्चिनकारी या पेट्रा ड्यूरा निम्न में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए दीवारों पर अर्ध कीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करना। यह एतमादुद्दौला आगरा के मकबरे में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन डी शेख निजामुद्दीन औलिया का मकबरा अजमेर सही नहीं है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सही उत्तर का मिलान कीजिए। तो इसमें सही ऑप्शन ए का फर्स्ट आंसर है। बाबर जो था वो उसने जामा मस्जिद संभल में बनवाई। हुमायूं ने जो है दीने पनाह, अकबर ने जहांगीर महल, उसके बाद जो है जहांगीर ने जो है अकबर के मकबरे का पूर्ण करवाया था। तो गोविंद महल जो हिंदू वास्तुकला का अप्रतिम उदाहरण है स्थित है। गोविंद महल जो है और ये स्थित है, गोविंद महल जो है दतिया में स्थित है। तो आज की वीडियो में इतना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, शाहजहां का सेशन कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।